नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है। G20 को लेकर आज बैठक होने जा रही है। ढांचागत विकास कार्यक्रमों की आज तीसरी बैठक होने जा रही है। ऋषिकेश के निकट नरेंद्र नगर में शुरू होगी बैठक में G20 के 63 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रतिनिधि ढांचागत विकास के एजेंडा पर चर्चा करने वाले हैं। नरेंद्र नगर के होटल वेस्टर्न रिजॉर्ट में आयोजित होगी ये बैठक। प्रतिनिधि यहां योग और ध्यान शिविर में भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो बता दें, नरेंद्र नगर में ये बैठक शुरू होगी और ऋषिकेश के निकट नरेंद्र नगर है जहां पे बैठक होने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित कांडियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कब से शुरू होगी ये बैठक और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई है आपके पास? जी, G20 को लेकर लगातार जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नरेंद्र नगर में जो वेस्टर्न होटल है वहाँ पर जो ये बाहर से आने वाले प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और कई तमाम विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही देखा जाएगा कि जो योग परिणाम में भी वो प्रतिभाग करेंगे। और देखा गया है कि नरेंद्र नगर के साथ साथ ऋषिकेश को भी एक कार्यक्रम मिला है जो ऋषिकेश की गंगा आरती त्रिवेणी घाट पे होती है, उसमें भी वो प्रतिभाग करेंगे और काफी उत्साह लोगों में है। साथ में प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है कि लेकिन जो बात करें अगर बरसात की, तो बरसात ने कहीं ना कहीं इस तैयारियों में खलल डाला है और जो बरसात में जो अधिक जो पानी गंगा में आया है उसने कई तैयारियों में पलीता भी लगाया है। लेकिन शासन प्रशासन अभी भी उस तैयारियों को पुनः से अभी सौंदर्यकरण में जुटा है। अभी 2 दिन बाकी है। 28 तारीख को यहाँ पर त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में गंगा आरती होनी है, जिसमें कि डेलीगेट्स जो बाहर से आ रहे हैं ये प्रतिभाग करेंगे। अभी शासन प्रशासन अपने तैयारियों में जुटा है और फील्ड में मुआयना कर रहा है कि किसी भी तरीके से तैयारियों में कमी न रहे। जी बिल्कुल, उत्साह काफी ज्यादा है। ये तो इसी बात से पता चलता है कि जब एयरपोर्ट पे पहुंचे थे तमाम प्रतिनिधि और उनके लिए जो नृत्य का आयोजन किया गया था उसमें वो खुद को रोक नहीं पाए, वो भी नृत्य में शामिल हो गए थे। अमित जी, जैसे कि उत्साह देखा जा रहा है कि जोली ग्रांड में जब एयरपोर्ट में फ्लाइट से जो प्रतिनिधि उतरे थे तो वहाँ पर एक गढ़वाली परंपरा संस्कृति में काफी जो कलाकार थे यहाँ पर जो गीत में झूमते नजर आए। साथ में जो प्रतिनिधि है उनको देखकर काफी उत्साह देखा गया कि वो भी वहाँ पर जो गढ़वाली पारंपरिक गीत में झूमते नजर आए प्रतिनिधि भी। तो इसमें देखा जा सकता है कि कितना उत्साह स्थानीय लोगों के साथ साथ जो प्रतिनिधि में भी है इस कार्यक्रम को लेकर। और कहीं ना कहीं भारत और उत्तराखंड और साथ में ऋषिकेश और इसके आसपास के के गर्व की बात है कि यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से विकास की गति को इससे पहले भी उत्तराखंड में 2-3 बैठकें हो चुकी है और ऐसे में ये बैठक अगली नरेंद्र नगर में इसका आयोजन किया गया है। तो इस बैठक को लेकर क्या खास तैयारी इस तरीके की गई है जो पिछले बैठक में नहीं देखने को मिली? अमित, बैठकों को देखा गया है कि ऋषिकेश को ये पहला कार्यक्रम मिला है। ऋषिकेश में 4 चांद लग गए हैं। जिन सड़क से प्रतिनिधियों ने जाना है वहां पर रंगाई पुताई से लेकर जो बिजली के पोल से है या सड़कें हैं, काफी स्थितियां सुधर गई है और पहले की स्थिति से काफी सौंदर्यकरण यहाँ पर 4 गुना हो चुका है। पूरे ऋषिकेश को 4 चांद लग गए हैं ये प्रतिनिधियों के आने से। तो लगातार शासन प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है कि किसी भी तरीके का कोई दखल और कोई दिक्कत यहाँ पर डेलीगेट्स को नहीं आनी चाहिए। और जितने भी रूट है उन सब रूटों को सजा दिया गया है और जो वहाँ पर त्रिवेणी घाट जो गंगा आरती स्थल है वहाँ पर भी एक भव्य रूप देने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब प्रतिनिधि हमारे देश में आ रहे हैं, वो गंगा आरती में हिस्सा लेंगे और गंगा आरती को वो अपने नजरों से देख सकते हैं साक्षात। जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि गंगा आरती अपने आप में जो देश विदेश से बड़े बड़े कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर गंगा आरती के लिए पहुंचते हैं। वहीं प्रतिनिधियों को भी जो गंगा आरती करवाई जा रही है तो कहीं ना कहीं अपने भारत की संस्कृति, वो हमारे भारत की संस्कृति को विदेशों में ले जाएंगे और गंगा का महत्व समझेंगे और वहाँ पर हमारे इस संदेश को ले जाएंगे कि भारत में गंगा माँ है जो कितनी पवित्र हो, किस तरीके से लोग अपने आस्था से उस गंगा माँ से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से वहाँ पूजा अर्चना होती है। इस संस्कृति को जो पूरे देश में विस्तारीकरण होगा, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये डेलीगेट से जो मैसेज अपने देशों में ले जाएंगे तो उस देशों से जो अन्य श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो गंगा आरती के लिए प्रेरित होंगे। कहीं ना कहीं इसमें जो भारत है, उत्तराखंड है, उसकी संस्कृति का विस्तार भी होगा और यहाँ के लोगों को पर्यटन और रोजगार भी मिलेगा जब बाहर के लोग यहाँ पर इस चीज को देखने आएंगे। इस बैठक में 63 प्रतिनिधि आने वाले हैं, तो क्या संख्या बढ़ सकती है अमित?
अभी शासन प्रशासन का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। उनका कहना है कि अभी जितनी संख्या बताई गई है उतना तो लोगों ने आना है, लेकिन कई बार ये हो रहा है कि जैसे मौसम है, मौसम का खलल डल रहा है। जैसे कि बीते रोज जूलीग्रांट में एक फ्लाइट आई थी तो उसमें वापस लौटना पड़ा, बरसात के कारण वो फ्लाइट नहीं उतर पाई। इस तरीके से कहीं ना कहीं अगर बरसात अगर लगातार ज्यादा अधिक होती है तो उस चक्कर में यहाँ पर कहीं ना कहीं बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। यानी कि पूरी G20 के बैठक में जो नरेंद्र नगर में आयोजन किया गया है जिसका, उसमें बरसात जो है, मौसम जो है वो रुकावट पैदा कर सकती है। जी, मौसम की जो बात करें तो मौसम ही मेन रुकावट देखी जा रही है। अगर मौसम नहीं संभलता है इन 2-3 दिनों के अंदर तो कहीं ना कहीं फ्लाइट उतरने और जो व्यवस्था है तमाम तरीके की डेलीगेट्स के लिए की गई है, वहां पर चाहे गंगा आरती का कार्यक्रम हो या किसी अन्य कार्यक्रम हो, उसमें कहीं ना कहीं मौसम भी बाधा बन सकता है। लेकिन ये प्रकृति के हाथ में है कि किस तरीके से बारिश में रोकथाम होती है और प्रशासन शासन को काफी सहूलियत होती है इस तैयारियों को जुटाने में। तैयारी तो काफी दिनों पहले से की गई थी, अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। क्या कुछ खास इंतजाम और इस बैठक को लेकर नजर आ रहे हैं अमित? नरेंद्र नगर में तो देखा जा रहा है कि तभी तैयारियां पूरी हो गई है और होटल के अंदर एक हॉल बनाया गया है जहाँ पर प्रतिनिधियों की बैठक होगी। वहाँ किसी भी तरीके की कोई मौसम को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन जब बात करें अगर गंगा आरती की, तो गंगा आरती एक खुले स्थान पर होनी जो ऋषिकेश के चुरनी घाट पर है। यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश आड़ा बन सकती है, लेकिन अभी लगातार जो प्रशासन कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। 63 प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेने वाली है। तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, आखिरकार वो पल आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारियों के लिए आपका। और 10% 37 आरक्षण को लेकर आज प्रदर्शन होने वाले हैं। राज्य आंदोलनकारियों का दोबारा चिन्हीकरण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। राज्य आंदोलनकारी आज कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने सरकार पर लगाया है अनदेखी का आरोप। तो राज्य आंदोलनकारी आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं आंदोलनकारी और ऐसे में आज कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे राज्य आंदोलनकारी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज बड़े स्तर पर यह आंदोलन किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तो बता दें 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर आज प्रदर्शन होने जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी कलेक्टर का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। राज्य आंदोलनकारी का दोबारा चिन्हीकरण की मांग को लेकर ये प्रदर्शन होने जा रहा है। और बता दें कि राज्य आंदोलनकारी आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। राज्य आंदोलनकारी आज कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। कई दिनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में आंदोलनकारी आज जो है बड़े स्तर पर ये आंदोलन करने वाले हैं। लंबे समय से आंदोलन देखा जा सकता था और ऐसे में आंदोलनकारियों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है और ऐसे में बड़े स्तर पर आज आंदोलन होने जा रहा है राज्य आंदोलनकारियों के द्वारा। 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर आज प्रदर्शन होने जा रहा है। राज्य आंदोलनकारियों का दोबारा चिन्हीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था लेकिन आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन होने जा रहा है। राज्य आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि राज्य आंदोलनकारियों ने अब अपनी चिन्हीकरण की मांग को लेकर सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई का ऐलान यहाँ पर कर दिया। राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि लंबा अरसा हो गया लेकिन चिन्हीकरण की जो मांग है वो पूरी होती हुई नजर नहीं आ पा रही है। कुछ जनपदों में चिन्हीकरण के कार्य जरूर हुए हैं, कुछ राज्य आंदोलनकारी चिन्हित जरूर हुए हैं, लेकिन अभी तक भी कई ऐसे राज्य आंदोलनकारी हैं जो चिन्हित होने बाकी है। और ऐसे राज्य आंदोलनकारियों की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी दयनीय यहाँ पर समझी जा सकती है। जबकि राज्य आंदोलन में सभी राज्य आंदोलनकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है। ऐसे में अगर राज्य आंदोलनकारियों के हित में अगर सरकार संवेदनशीलता के साथ काम नहीं करते तो फिर राज्य आंदोलनकारियों के पास यही एक मात्र विकल्प रहेगा कि वो राज्य आंदोलनकारियों के पक्ष में अपना आंदोलन यहाँ पर तेज करें और उनके जो लड़ाई है उस लड़ाई को आर पार लड़ने का ऐलान करें। आज जिला मुख्यालय में ये प्रदर्शन यहाँ पर होगा। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी ये कह सकते हैं कि धरने पर बैठने का काम करेंगे। दिल्ली तक उनकी आवाज बुलंद हो सके उसके लिए राज्य आंदोलनकारी दिल्ली का भी कूच यहाँ पे करेंगे आगामी दिनों में। जी, ये राज्य आंदोलनकारी उन्होंने साफ तौर पे सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि सरकार ने अनदेखी की है।
बिल्कुल सरकार की अनदेखी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कई जो राज्य आंदोलनकारियों के लिए जिलों में जो जनपद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटियों का गठन हुआ था, उन कमेटियों के गठन की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर कई राज्य आंदोलनकारी अभी भी छूटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ राज्य आंदोलनकारी ऐसे हैं जिनके मानकों के विपरीत भी चिन्हीकरण यहाँ पर हुए हैं, और जबकि राज्य आंदोलनकारी लगातार यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो चिन्हीकरण की जो प्रक्रिया है उसके जो मानक है उस मानकों में शिथिलता यहाँ पर बरती जाए, क्योंकि हर राज्य आंदोलनकारी इस समय कह सकते हैं कि ना तो राज्य आंदोलन के दौरान जेल जाने की प्रक्रिया में शामिल रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसी दूसरी घटनाएं जिसमें अखबारों में छपने तक की कोई घटना उनके पास साक्ष्य के तौर पर रही है, जबकि उनकी राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रही है। इसके अलावा जो राज्य आंदोलनकारी जो रहे हैं, जो इस समय कह सकते हैं कि दिवंगत यहाँ पर हो चुके हैं, उनके लिए भी सरकार अभी तक संजीदगी के साथ काम नहीं यहाँ पर कर पा रही है, और यही सब विषय हैं जो जिनको लेकर राज्य आंदोलनकारी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आगामी दिनों में अपना जो आंदोलन है उस आंदोलन को और बुलंद करते हुए नजर आएंगे, उग्र करते हुए नजर आएंगे, फिर जो सरकार की जो मुश्किल होंगी और बढ़ती हुई नजर आएंगे। अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि सिर्फ राज्य आंदोलनकारी जिलाधिकारियों के माध्यम से अपना ज्ञापन भेजने का काम यहाँ पर करें कि सरकार जो चिन्हीकरण की मांग है और एक समान जो पेंशन की मांग राज्य आंदोलन कर रहे हैं उसको तत्काल रूप से यहाँ पर लागू करे, ताकि राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान बरकरार रह सके। जी बिल्कुल, यही वजह है कि आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने वाले हैं तमाम राज्य आंदोलनकारी। बने रहे अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। और केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि खराब मौसम के कारण यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। डीएम रुद्रप्रयाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह फैसला लिया है। डीएम ने अगले आदेश तक यात्रा पर रोक लगा दी है। आज भी प्रदेश भर में ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है। भारी बारिश को लेकर लिया गया है ये फैसला। बता दें कि अलर्ट जारी हो चुका है और नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी हो चुका है। बागेश्वर, देहरादून, टेहरी और पौड़ी में अलर्ट जारी हो चुका है। तो डीएम ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है यात्रा पर। केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। खराब मौसम के कारण यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जब तक डीएम का अगला आदेश नहीं आता तब तक यात्रा पर रोक लगी रहेगी। लगातार हमारे साथ अभी कैंटर बने हुए हैं। अभी देखिए, इस तरीके की मौसम खराब हो रही है कि चार धाम यात्रा में मौसम काफी ज्यादा रुकावट पैदा कर रही है। उत्तराखंड में हमेशा ही मानसून का जो सीजन रहा है ये आपदाओं का दौर कहने वाला कहा जा सकता है। आपदाओं के जो सिलसिला होता है इस मानसून सीजन में ज्यादा देखने को मिलता है, और आसमान से बरसने वाली बारिश हमेशा ही आफत के रूप में यहाँ पर राज्य सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बनकर खड़ी रहती है। ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया था बारिश को लेकर, उसमें साफ तौर पर उत्तराखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। केदारनाथ घाटी में कह सकते हैं कि जो लगातार बारिश हो रही थी उसके चलते जो यात्रा थी उस यात्रा को रोकने का काम यहाँ पर किया गया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये कदम जिला प्रशासन की तरफ से उठाया गया। क्योंकि जो केदारनाथ धाम का जो यात्रा रूट है, खासतौर पर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक का जो पैदल मार्ग जो है वो कई खतरों से भरा हुआ है यहाँ पर कहा जा सकता है। तो ऐसे में अगर बारिश वहां पर होती रही और ये यात्रा संचालित होती रही तो फिर कई श्रद्धालुओं के सामने मुसीबतें वहां पर आ सकती है, जिनके लिए संकट बड़ा हो सकता है। इसलिए इस संकट से निपटने के लिए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन ने इस यात्रा को रोकने का निर्णय लिया, और जैसे ही मौसम की जो अगली परिस्थितियां होंगी, जैसे मौसम साफ होगा तो फिर इस यात्रा को खोलने का काम वहां पर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यह समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर अपना इस निर्णय यहाँ पर संभाले हुए हैं, जो यात्रा है उस यात्रा को रोके हुए है। जी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, कई जगह तो लैंडस्लाइड भी हुई है। तो इसलिए ये फैसला जो है काफी अच्छा माना जा रहा है डीएम का, क्योंकि पिछले दिनों भी देखा था बर्फबारी काफी ज्यादा हुई थी तो काफी परेशानी यात्रियों को झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि जिला प्रशासनों को साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश यहाँ पर जारी हो चुके हैं कि यात्रा के लिहाज से कोई भी ऐसा कदम यहाँ पर ना उठाए जो यात्रियों के जीवन की भारी यहाँ पर पड़ सकता है। इसलिए जब भी बारिश का मौसम होता है, बारिश यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से बारिश की संभावना यहाँ पर जताई जाती है, तो उसमें एहतियात के तौर पर यात्रा रोकने का काम यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि केदारनाथ का जो यात्रा मार्ग है, खासतौर पर पैदल मार्ग, वो कठिनाइयों भरा है और चुनौतियों भरा ऐसे कहा जा सकता है। बारिश के मौसम में ये चुनौतियां सबसे ज्यादा वहां पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि भूस्खलन के साथ साथ जो वहां पर जो गदेरे हैं, जो नदियां हैं, उनका उफान पर आने का सिलसिला वहां पर ज्यादा हो सकता है। पत्थर के आने के सिलसिला वहां पर लगातार रहते हैं। तो ऐसे में
सुरक्षा के लिहाज से सभी यात्रियों को नीचे सोनप्रयाग में ही रोकने का काम किया गया, ताकि आगे किसी भी प्रकार से किसी भी यात्री को वहां परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में इस समय कह सकता है कि जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन के जो विभाग की जो टीमें हैं, उन टीमों को सभी संभावित ऐसी जगहों पर तैनात कर दिया गया है जहाँ पर भूस्खलन या फिर आपदा के लिहाज से कोई बड़ी घटनाएं वहां पर घट सकती है। इसलिए उन सभी टीमों को वहां पर तैनात दे दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से बिल्कुल। और बारिश लगातार हो रही है, झमाझम बारिश, और मौसम विभाग की तरफ से भी ये साफ तौर पे ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। ऐसे में ये फैसला काफी सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आपको बता दें कि झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहावना हो चुका है। कहीं धूप तो कहीं बारिश ने दस्तक दी है। उत्तराखंड के अलग अलग जिले में बारिश हो रही है। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बढ़ते तापमान में अब राहत की खबर निकल के सामने आ रही है। मौसम सुहावना हो चुका है। कहीं बारिश हो रही है तो कुछ बारिश ने आफत भी पैदा की है। तो वहीं आप तक खबर पहुंचा दें कि बारिश के चलते जो है कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। तो झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहावना हो चुका है। कहीं धूप तो कहीं बारिश ने दस्तक दी है। झमाझम बारिश के चलते मौसम में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। तापमान में गिरावट आई है और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जा रही है। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। बता दें कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते चारधाम यात्रा पर भी रोक लगा दी गई है और कई जगह लैंडस्लाइड भी हुई है। तो झमाझम बारिश के चलते मौसम सुहावना हो चुका है। झमाझम बारिश के कारण जो है अब मौसम बदल चुका है और कहीं ऐसे चेहरे हैं जहां पे मुस्कुराहट आई है, तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी निकल के सामने आई है। और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि जब भी कोई दल सत्ता में होता है तो उसे जनसंपर्क अभियान नहीं बल्कि अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचना चाहिए, उन कार्यों के बारे में बताना चाहिए ताकि जनता को विकास की योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन यहां पर बीजेपी की रणनीति अलग है। वो समय से पहले चुनाव कराना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की जनसंपर्क अभियान चला रही है। देखिए, जब कोई पक्ष सत्ता में होता है, कोई दल सत्ता में होता है, तो उन्हें जनसंपर्क के बजाय अपने द्वारा किए हुए कामों को बताना चाहिए, जो कि नहीं दिखता। ये अपने किए हुए कामों को नहीं बता रहे हैं, ये सिर्फ इस बात को कह रहे हैं कि बस बीजेपी को वोट दीजिए। तो जनता सब समझती है कि ये आज अपने मतलब के लिए हमारे बीच आए हैं। इनका आज अपना मतलब है। चुनाव समय से पहले कराने की इनकी योजना है। जो चुनाव अप्रैल और मई 2024 में होने वाले थे, उसको दिसंबर और नवंबर में कराने की इनकी योजना है। इसलिए ये राजनीतिक कवायद के तहत हमारे द्वार तक आए हैं। लोग इस बात को समझते हैं और समय आने पर। और उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता अब भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के मुद्दों से विपरीत काम करने का आरोप भाजपा के सरकार पर लगा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा है कि कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार आई है, कांग्रेस जनता से किए वादे पूरे कर रही है, चाहे फिर हिमाचल में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ हो या फिर कर्नाटक में किए गए 5 वादे हो। जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कर्नाटक में विपक्ष के दबाव में रहते हुए भाजपा की सरकार ने विसंगतियों भरा धर्मांतरण कानून बनाया था, जिसमें अब कांग्रेस की सरकार उसे वापस रद्द कर बेहतर बनाने का काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी जनहित के काम कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है, उनका लगातार विरोध कर रही है। आप देखिए, कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे थे और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आई हैं, कर्मचारियों को उनका हक दे दिया गया है। कर्मचारी बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप देखिए, हिमाचल में 1500 रुपये हर गृहिणी को दिए जा रहे हैं। ये कितना बड़ा कदम है। कर्नाटक में जो फैसले लिए गए, जो 5 वादे, 5 गारंटियों का वादा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जनता से किया था, वो सारी की सारी पूरी कर दी गई हैं। और जो ये तथाकथित धर्मांतरण विरोधी कानून जो वहाँ पर लागू था, आपको याद होगा कि ये विपक्ष के भारी विरोध के बाद जो है इन्होंने वहाँ पर पारित किया था। इसमें तमाम खामियां थी, विसंगतियां थी। निश्चित तौर पर उनको दूर किया जाएगा भविष्य में, और ये जनहित में और जनता की मांग पर ही।
राज्य की धामी सरकार में कृषि विभाग संभाल रहे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उनके विभागों में विकास योजनाओं के लिए जो बजट दिया जाता है उसके खर्च करने की रफ्तार सही है और योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलने लगा है। कृषि मंत्री ने कहा है कि अब तक विभाग में जो योजनाएं शुरू हुई है उन योजनाओं में लगभग 90% बजट खर्च किया जा चुका है, जो विकास को बढ़ाने वाला और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने वाला है। कहते हुए कि लगभग सभी योजनाओं में हमने 90% से ऊपर पैसा खर्च कर दिया है। कुछ एक योजनाओं में क्योंकि पैसा लेट मिला, एक दो योजनाओं में उस वजह से वो खर्च नहीं हो पाए और बाकी सभी योजनाओं में 100% पैसा खर्च हुआ है। पर्यटन नगरी रानीखेत के रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट में राष्ट्रीय सेमिनार हुई है, जिसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने संचालित किया, जिसका थीम आयुर्वेद फार्मास्यूटिक्स में कस्तूरी का महत्व और चुनौतियां थी। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य डीजी डॉक्टर रवि नारायण आचार्य, इंस्टीट्यूट के हेड आचिंत्य मित्रा सहित विशिष्ट अतिथि थे। कस्तूरी मृग का जो हमारा रिसर्च सेंटर है वो 50 साल हो गया शुरू होते हुए, और 50 साल में हमने क्या क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा किए और आज भी करेंगे। और जो कस्तूरी मृग का जो हमारा रिसर्च सेंटर है और यहाँ का रानीखेत का जो रिसर्च सेंटर है पर्टिकुलरली, ये हमारा एक कहना का ये जो रानीखेत का बटानी का जो रिसर्च सेंटर है वर्ल्ड का मान्यता प्राप्त। मसूरी केम्प्टी फाल से 4 किलोमीटर आगे कांडी खाल के पास पहाड़ी से पत्थर गिरकर कार पर जा गिरा, जिसमें कार सवार 4 लोगों में से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो वहीं 3 यात्री बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि घटना में कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार में बुरी तरीके से घायल चालक को निकालकर जिला चिकित्सालय भेजा गया। और पुरौला के कंजियाल गांव में खेत में धान की रोपाई कार्य में लगे 4 व्यक्ति आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें एक की अस्पताल लाते लाते मौत हो गई, जबकि 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे विधायक दुर्गेश्वर लाल ने परिजनों को सांत्वना दी और सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो आकाशीय बिजली गिरने से जो है कई लोग घायल हो गए हैं। बता दें खेत में काम कर रहे थे, इस दौरान आकाशीय बिजली गिरी जिससे कई लोग घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 1 की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए थे, 1 की मौत हो गई, जिसमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। आकाशीय बिजली से 3 लोग घायल हो गए, तो वहीं 1 की मौत हो गई है। बता दें कि यहाँ पे आकाशीय बिजली तब गिरी जब वह खेत में काम कर रहे थे। और उत्तराखंड में मानसून आते ही प्राकृतिक आपदा का कहर भी दिखने लगता है। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में वज्रपात में एक साथ 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई। अभी मानसून की शुरुआत ही हुई है कि आपदाओं का दौर शुरू हो गया है। कपकोट विधानसभा क्षेत्र में बड़ी घटना हुई है। बता दें कि मानसून आते ही वज्रपात से जो है कई भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। 500 से ज्यादा का यह आंकड़ा बताया जा रहा है और कपकोट विधानसभा क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पे 500 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई है। मानसून की शुरुआत में ही यही हाल है, तो आगे और भी ज्यादा हालत जो है वो बुरी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।